चलो ऋतु, दिमाग मतलब ऐसा दिल पे मत लो, एकदम सिंपल समझ के आओ कि एक्सक्यूजेस देने से कुछ सेंस नहीं मिलेगा, खूब सारा जी जान से पढ़ना है, मतलब पढ़ना है। चलिए लेट्स स्टार्ट रिवीजन ऑफ चैप्टर नंबर 1। सुनो यहाँ पे रिवीजन में जैसे जैसे मैं बोलूंगा आपको भी बोलना है, घर पे चीखो चिल्लाओ, आस पड़ोस वालों को पागल कर दो, आवाज जानी चाहिए एकदम, ठीक है? तो जैसे जैसे मैं बोलूंगा आपने भी साथ साथ में बोलते रहना है। चलिए लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमने शुरू किया था सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956। मुझे बताओ कौन से मंथ में आया था? अभी ये फेस टू फेस क्लास होती तो आप लोग चिल्लाते फरवरी 1957 के अंदर, लेकिन आप अभी चिल्ला नहीं सकते। मैं बता देता हूं कि वो आया था फरवरी 1957 के अंदर। चलो सुनो सुनो सुनो, कमेंटिंग पे कोई ध्यान नहीं देगा, नहीं नहीं नहीं, सबका फोकस खुद को चीखने चिल्लाने में है और मेरी बात को सुनने में। कमेंटिंग में कोई ध्यान नहीं देगा, कोई कमेंट नहीं करेगा, सुनना, कोई कमेंट नहीं करेगा। आपका पूरा फोकस होना चाहिए किस चीज पे? मेरी बात को सुनने पे, और घर पे अकेले चीखो चिल्लाओ, कोई नहीं देख रहा फिर भी चीखो चिल्लाओ। रिवीजन होना चाहिए। कब आया था? बोलो कब आया था? फरवरी 1957 में आया था। इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। फिर हमने शुरू किए इसके डेफिनेशंस। कॉर्पोरेटाइजेशन, इसके अंदर कीवर्ड क्या है? कीवर्ड है सक्सेशन। कॉर्पोरेटाइजेशन क्या होता है? कॉर्पोरेटाइजेशन इज द सक्सेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज which was earlier in the form of society or body of individual or society under Societies Registration Act 1860 into a stock exchange which is in the form of a company. Are we understanding? For the purpose of assisting, controlling, regulating the business of buying, selling and dealing in securities. This is corporatization. फिर हमने पढ़ा डीम्यूचुअलाइजेशन। यहां पे कीवर्ड क्या था? यहां पे कीवर्ड था अपना सेग्रीगेशन। डीम्यूचुअलाइजेशन क्या होता है? इट इज सेग्रीगेशन ऑफ ownership and management from trading rights in accordance with the scheme submitted to SEBI. हमने किस तरह से पढ़ा था कि पहले जो स्टॉक एक्सचेंज होते थे ना, वहां पे ओनरशिप, मैनेजमेंट, ट्रेडिंग राइट सब एक ही लोगों के पास, इट वाज म्यूचुअली ओन्ड। फिर उसको सेग्रीगेट कर दिया था और फिर ओनरशिप मैनेजमेंट अलग किया और ट्रेडिंग राइट्स अलग किया। एंड दैट इज व्हाई डीम्यूचुअलाइजेशन इज नथिंग बट द सेग्रीगेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट फ्रॉम ट्रेडिंग राइट्स इन अकॉर्डेंस विद द स्कीम सबमिटेड टू SEBI। चलिए फिर हम लोग आए स्पॉट डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट। हमने अच्छे से पढ़ा स्पॉट डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। स्पॉट डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट रिफर्स टू कॉन्ट्रैक्ट वेयर इन ए कौन सा वाला है? जब शेयर्स फिजिकल फॉर्म में होते हैं। स्पॉट डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट रिफर्स टू अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर द एक्चुअल डिलीवरी एंड पेमेंट इज मेड ईदर ऑन द सेम डे और ऑन द नेक्स्ट डे, right? And wherein the time taken in post has to be excluded. B, where the shares are dealt in depository. Where the shares are dealt in depository when the shares are transferred from one beneficial owner's account to another beneficial owner's account. आवी क्लियर। आप तो बोल नहीं सकते। चलो फिर आता है स्टॉक एक्सचेंज। हमने स्टॉक एक्सचेंज बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ा था। स्टॉक एक्सचेंज मींस एनी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, और बी था एनी कॉर्पोरेट। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल के अंदर क्या पढ़ा था? एनी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल प्रायर टू constituted before corporatization and demutualization. So first of all, stock exchange means any body of individual, whether incorporated or not, constituted prior to corporatization or demutualization, or a company, a body corporate into Corporate Companies Act, whether under a scheme of corporatization and demutualization or otherwise. वापस बोल रहे हैं एकदम ध्यान से समझना। Stock exchange means a body of individual, whether incorporated or not, established prior to corporatization or demutualization. B, a body corporate incorporated in the Companies Act under corporatization or demutualization or otherwise. और वापस वही की वही कहानी। For the purpose of assisting, regulating, controlling the business of buying, selling and dealing in securities. फिर हम गए रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है। रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज मींस स्टॉक एक्सचेंज। रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज आपको मुझसे पहले बोलते रहना है, आप जब घर पे रिवाइज कर रहे हैं। मैं आपको कह रहा हूं ये आपको बार बार वीडियो देखना है, तो जितनी बार देखोगे आपको मुझसे पहले बोलना है, तब आएगा मजा। रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज रिफर्स टू स्टॉक एक्सचेंज व्हिच इज फॉर द टाइम बीइंग रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। खत्म हुई बात। ये क्या पढ़ाऊं मैं आपको। फिर आया गवर्नमेंट सिक्योरिटी, आल्सो नोन एज गिल्ट एजेड सिक्योरिटी। गवर्नमेंट सिक्योरिटी बहुत आसान सी डेफिनेशन है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी मींस सिक्योरिटी क्रिएटेड एंड इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, खत्म। Created and issued by the central government or by state government for the purpose of raising a public loan. So what do you mean by government security? A security issued by central government or state government for the purpose of raising a public loan, whether before this act or after. Whether before or after the commencement of this act. So what do you mean by government security? Government security refers to a security. मैंने बताया आपको सिक्योरिटीज लॉ में 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, 2 3 मार्क्स के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर स्मॉल डेफिनेशंस एज वेल. Government security means a security issued by central government or state government for the purpose of raising public loan, whether before the commencement of this act or after. खत्म। मैंने पहले ही आपको बताया
कि लैंग्वेज आपकी हो सकती है, मतलब सेम कम्युनिकेट होना चाहिए। क्लियर है? डेरिवेटिव हमने अभी तक पढ़ा ही नहीं है। फिर आते हैं हम मोदी जी पे। हमने मोदी जी के बारे में टॉपिक पढ़ा। अरे मुझे बताओ आप लोग मेरे साथ में हो के नहीं? मेरे से पहले बोलते रहना, आसपास कुछ भी चल रहा है मेरे से पहले चीखो चिल्लाओ, पूरा टॉपिक दिमाग में आ जाना चाहिए। हाँ 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 ऐसा ऐसा होगा। किसी को अगर लगता है कि उसकी डेफिनेशन उसको याद नहीं रही, छोड़ दो, अभी वहीं पे पेंसिल से मार्क कर दो, टू बी रेड, स्टार मार्क, क्वेश्चन मार्क, कुछ भी मार्क कर दो कि सर का रिवीजन खत्म होगा फिर उसको पढ़ लेंगे। अभी मेरे साथ आगे बढ़ना है, ठीक है? टॉपिक क्या चल रहा है? रिकॉग्निशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। हमने यहां पे पढ़ा कि कोई भी कंपनी, बिकॉज स्टॉक एक्सचेंज हैज टू बी इन द फॉर्म ऑफ अ कंपनी, कोई भी कंपनी अगर बनना चाहती है रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज, कोई भी कंपनी अगर बनना चाहती है रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज, तो दे हैव टू मेक एन एप्लीकेशन टू सेंट्रल गवर्नमेंट अलोंग विथ bylaws and rules. Bylaws and rules. Rules in general with relation to constitution, but in particular with respect to three people. तीन people कौन कौन? गवर्निंग बॉडी, ऑफिस बेरर्स एंड साथ साथ में आपके मेंबर्स। गवर्निंग बॉडी, ऑफिस बेरर्स और मेंबर्स के बारे में रूल्स होना चाहिए। फिर गवर्निंग बॉडी के बारे में क्या, उनका कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह, ऑफिस बेरर्स के पावर्स एंड ड्यूटीज, एंड मेंबर्स के बारे में उनका क्या एडमिशन कैसे होता है वगैरह। एक और पॉइंट आप चाहें तो लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि कैसे एक पार्टनरशिप भी मेंबर बन सकती है। ठीक है, चलो। तो एक एप्लीकेंट है, कोई भी कंपनी जिसको स्टॉक एक्सचेंज बनना है, उसने एप्लीकेशन अलॉन्ग विद बायलॉज एंड रूल्स दे दी किसको? स्टॉक एक्सचेंज को। कैसे दे दी? किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को। अब सेंट्रल गवर्नमेंट तीन चीजें चेक करता है। पहली चीज, वेदर देयर बायलॉज आर इन कंफर्मिटी विद आवर कंडीशंस और नॉट, कि उन्होंने जो बायलॉज एंड रूल्स दिए हैं दे आर इन कंफर्मिटी विद आवर कंडीशंस और नॉट। ओके। सेकंड चीज, वेदर दे आर रेडी टू अग्री विद फर्दर कंडीशंस और नॉट, कि हम और कंडीशंस रखेंगे उस पे भी अग्री हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। एंड तीसरा, वेदर इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ ट्रेड एंड पब्लिक इंटरेस्ट। अगर ये तीनों चीजें अग्री हो जाती है, हमें लगता है ठीक है, तो हम उनको रिकॉग्निशन दे देते हैं। फिर इनको हम पब्लिश करते हैं। कहां पब्लिश करते हैं? बोलो 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 बोलो, बोलते ही नहीं। पब्लिश करते हैं एक तो ऑफिशियल गजेट ऑफ इंडिया एंड स्टेट के ऑफिशियल गजेट में। सब गधे मेरे साथ में? चलो। फिर आती बात अबाउट विथड्रॉवल। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को कभी भी लगता है दैट नाउ इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक एंड ट्रेड, it is in the interest of trade and public interest that the recognition to be withdrawn, they can give a written notice giving them उनको क्या देना पड़ता है withdrawal के पहले? opportunity of being heard। उनको एक opportunity of being heard देके उनके recognition को withdraw किया जा सकता है। जब withdraw भी किया जाएगा तभी वापस दोनों जगह पे उसको publish करना है। बहुत ही बढ़िया, फोकस। फिर हमने पढ़े पावर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, पावर्स ऑफ सेबी एंड पावर्स ऑफ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। सेंट्रल गवर्नमेंट के 8 पावर से तो समय लगेगा, लेकिन अगर हम बात करते हैं पावर्स ऑफ सेबी एंड पावर्स ऑफ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज की तो बहुत आसान हो गया। पावर्स ऑफ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, इनको तो पागल बनाया था ना, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज तो पागल बनाया। दो चीजें बोली, दे हैव अ पावर टू मेक रूल्स रेस्ट्रिक्टिंग वोटिंग राइट्स एक्सेट्रा एंड दे हैव द पावर टू मेक बायलॉज, दे हैव अ पावर टू मेक रूल्स, दे हैव अ पावर टू मेक बायलॉज। क्यों पागल बनाया? रूल से बना सकते हैं बट इनके रूल्स को सेंट्रल गवर्नमेंट कभी भी चेंज कर सकता है। बायलॉज से बना सकते हैं बट इनके बायलॉज को सभी कभी भी चेंज कर सकता है। अरे तो क्या काम कैसे रूल्स और बायलॉज जो कभी भी चेंज हो सकता है? I hope understanding. But they have a power to make rules and they have a power to make bylaws. Rules restricting voting rights, तो इनके यहाँ पे कुछ ऐसे रूल्स मैंने आपको पढ़ाए थे दैट यहाँ पे प्रॉक्सी का कंसेप्ट ही नहीं होता। एक व्यक्ति के पास कितने भी शेयर्स हो वो फिर भी एक ही वोट मिलता है। वन मैन वन वोट, नो प्रॉक्सी इन जनरल मीटिंग, ये सब चीजें आ जाती है। एंड दे हैव अ पावर टू मेक बायलॉज। सेबी के 3 पावर से बिना चार्ट देखे याद करो। पहला क्या था? टू मेक और अमेंड बायलॉज। स्टॉक एक्सचेंज को पावर दी बायलॉज बनाने की, और सेबी किसी भी स्टॉक एक्सचेंज के बायलॉ को कभी भी मेक या अमेंड कर सकता है। दूसरी पार्ट टू मेक रेगुलेशन, पूरा सिलेबस वहीं से तो आया है सभी के रेगुलेशन से, टू मेक रेगुलेशन। एंड तीसरा है टू एडजुडिकेट। क्लियर है हम लोग? अब आते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर्स पे। ये हमने कुछ इस तरह से पढ़े थे कि यार सबसे अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं यार डीडी वाले बहुत सारे पावर, डायरेक्ट इंक्वायरी, डायरेक्ट रूल्स, डेलीगेट एंड इशू डायरेक्शन, ये डीडी वाले 4 आ जाते हैं। ठीक है, तो कैसे ध्यान रखना? देखो 2 है, टू कॉल फॉर पीरियोडिकल रिटर्न एंड मेक डायरेक्ट इंक्वायरीज, ये हो गया। और उसके बाद में टू इशू डायरेक्शंस, टू डायरेक्ट रूल्स एंड मेक रूल्स, टू डेलीगेट एंड टू मेक रूल्स। दो रूल्स वाले हो गए, टू डायरेक्ट रूल्स और मेक रूल्स, टू डेलीगेट और टू मेक रूल्स। यहां पे हमने देखा डिफरेंस क्या है। फिर डिफरेंस ये था कि एक है कि हम लोग किसी पर्टिकुलर स्टॉक एक्सचेंज के लिए रूल्स बना सकते हैं, राइट, कि हे रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज तुम्हारे रूल में ये चेंज करो। और ये है कि हम सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन रूल्स 1957 जैसे रूल्स बना सकते हैं जो सबके ऊपर एप्लीकेबल होंगे। तो एक हो सकता है कि हम जनरली एप्लीकेबल रूल्स बना रहे हैं, और एक हम किसी पर्टिकुलर स्टॉक एक्सचेंज के लिए रूल्स बना रहे हैं। फिर 2 और डी था, टू कॉल फॉर पीरियोडिकल रिटर्न, मेक डायरेक्ट इंक्वायरीज। ये जो पीरियोडिकल रिटर्न मांगने की बात है उसके तहत उन्होंने एक एनुअल रिटर्न मैंडेटरी किया हुआ है। टू इशू डायरेक्शंस, कि कुछ सर्टेन केसेस के अंदर हम डायरेक्शंस भी इशू कर सकते हैं। क्या हमें लगेगा भाई साहब कि नहीं नहीं यार ये तो आपके पब्लिक इंटरेस्ट में डायरेक्शंस इशू कर देना, हमें लगता है नहीं नहीं यार आपका जो कंपनी चल रहा है यू आर मैनेजिंग इट इन सच अ फैशन दैट इट इज डेट्रीमेंटल इन द इंटरेस्ट, या फिर टू सिक्योर मैनेजमेंट, हमें लगता है तो हम डायरेक्शंस इशू बिल्कुल कर सकते हैं।
बिल्कुल ठीक है। फिर आते हैं दो सुपरसीड सस्पेंड, चार डी वाले हो गए, दो एस वाले आए। दे हैव अ पावर टू सुपरसीड द गवर्निंग बॉडी। गवर्निंग बॉडी ने कुछ बोला, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे नहीं ऐसा नहीं होगा, हम बोल रहे हैं वैसा होगा। अरे सेंट्रल गवर्नमेंट दादाजी, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज कौन है? पापा। अरे बेटा जी ये बोल सकते हैं, दादाजी के 10 बच्चे मान लो, 10 रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज है, एक भी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में कुछ गलत हो रहा है, एक गवर्निंग बॉडी, हम बोल रहे हैं वैसा होगा। सो सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अ राइट टू सुपरसीड द गवर्निंग बॉडी ऑफ एनी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज। फिर आता है तो सस्पेंड बिजनेस, कि हमें कभी भी लगता है ए हप हप घर के बाहर नहीं निकलोगे 10 दिन तक, तो घर के बाहर निकलना बंद कर सकते हैं दादाजी पिताजी का। मतलब दादाजी चाहे तो पिताजी को सस्पेंड कर सकते हैं, बट मैक्सिमम 7 डेज के लिए, और बार बार कर सकते हैं ओनली इन केस ऑफ इमरजेंसी। लेकिन मतलब आप 7 डेज को एक्सटेंड कर सकते हो, और ये होता है ओनली इन केस ऑफ इमरजेंसी। टू प्रोहिबिट कॉन्ट्रैक्ट्स इन सर्टेन केसेस, अगर लगता है कभी भी कि हाँ बहुत ज्यादा स्पेकुलेशन हो रहा है, तो वहां पे मना कर सकते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट आप नहीं कर पाओगे। टू ग्रांट इम्यूनिटी, अगर कोई व्यक्ति आके आपका एकदम सच्चा पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन दे देता है, कोई व्यक्ति वायलेशन हुआ और वायलेशन आपके पास आके खुद ही डिटेल्स दे देता है वायलेशन की, ट्रू एंड फेयर कंप्लीट डिटेल्स, तो आप उसको इम्यूनिटी ग्रांट कर सकते हैं कि उसके अगेंस्ट एक्शन नहीं लिया जाएगा। अजी क्या तुम्हें याद है? 8 पॉइंट है, 4 डी वाले, 2 तो वही हो गए ना रूल्स वाला हो गया, टू डेलीगेट एंड टू डेलीगेट और टू मेक रूल्स, टू डायरेक्ट रूल्स और मेक रूल्स, पीरियोडिकल रिटर्न एंड डायरेक्ट इंक्वायरीज, एंड हो गया टू इशू डायरेक्शन। फिर 2 एस वाले सुपरसीड सस्पेंड, और फिर लास्ट में 2 बचे वाले प्रोहिबिट कॉन्ट्रैक्ट वाला, ग्रांट इम्यूनिटी वाला। चलिए मुझे लगता है आप मेरे साथ में है, अरे मुझे तो ऐसा लगता है, बहुत ही बढ़िया। फिर आता है पब्लिकेशन लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज, कि अगर कोई भी एग्जिस्टिंग लिस्टेड कंपनी चाहता है और शेयर्स इशू करना, कोई भी एग्जिस्टिंग लिस्टेड कंपनी चाहता है और शेयर्स इशू करना, उसको पहले शेयर्स इशू करने के पहले उसको जाना होता है स्टॉक एक्सचेंज के पास, अपने स्टॉक एक्सचेंज के पास, हे स्टॉक एक्सचेंज में फर्दर शेयर्स इशू कर रहा हूं, तो चलेगा क्या? दे हैव टू मेक एन एप्लीकेशन फॉर लिस्टिंग। Step 1 will be application for listing. Then they can issue the offer document. They can receive money also, but they cannot allot. Allot नहीं कर सकते। ये एप्लीकेशन का अप्रूवल आया क्या? अप्रूवल आ गया क्या? अब अलॉटमेंट कर सकते हो, राजी खुशी घर चलेगा। मान लो लिस्टिंग की एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई, तो अलॉटमेंट नहीं होगा, तो फिर क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? अरे आप तो बोल नहीं सकते ना, तो क्या होगा? तो होगा रिफंड। रिफंड कितने दिन में होगा? 8 दिन में होगा। और अगर 8 दिन में रिफंड नहीं किया तो इंटरेस्ट किस रेट से लगेगा? अरे बेटा जी इंटरेस्ट किस रेट से लगेगा? इंटरेस्ट लगेगा 15% पर एनम। चलो ठीक है, हमें रिजेक्ट कर दिया, हमने रिफंड भी कर दिया, लेकिन हम चाहे तो किसके पास जा सकते हैं इस ऑर्डर के अगेंस्ट? रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज ने हमारी लिस्टिंग एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया, वी कैन गो टू सैट। हम चाहे तो हम सैट के पास जा सकते हैं इस ऑर्डर के अगेंस्ट विद इन 15 डेज, कि जैसे उसने रिजेक्ट कर दिया उसके 15 दिन के अंदर हम चाहे तो हम सैट के पास जा सकते हैं। सैट के पास पावर है कि वो उसके ऑर्डर को क्या कर सकता है? कंफर्म कर सकता है कि सही बोला, सेट असाइड कर सकता है, वेरी भी कर सकता है। सैट जब भी कोई ऑर्डर पास करेगा, सैट सेबी को भी एक कॉपी देगा, और जो भी दोनों पार्टीज हैं, कंपनी और रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, इन दोनों पार्टीज को भी एक कॉपी देगा। सैट कोशिश करता है कि जितना जल्दी वो केस को सॉल्व करे, बट एक एफर्ट लिए जाते हैं कि 6 महीने के अंदर तो केस सॉल्व हो ही जाए। फिर हम आगे बढ़ते हैं, पेनल्टीज। फिर आती है हमारी पेनल्टीज, फिर ये पूरा पेज पेनल्टीज का आता है। अरे क्या बात है, बहुत ही ब्यूटीफुल पेज है ये। इसके अंदर बहुत सारी पेनल्टी दे रखी है। तो हमने पहले पढ़ा कि पेनल्टी फॉर फेलियर टू फर्निश पीरियोडिकल रिटर्न, जो एनुअल रिटर्न जिन्हें वो नहीं दिया, या फिर एक्सेस डीमटेरियलाइजेशन कर दिया, या फिर फेलियर टू कंप्लाई विद लिस्टिंग कंडीशन, तो 5 लाख टू 25 करोड़ है। 2 केस में हमने पढ़ा था 1 लाख टू 1 करोड़, वो क्या है कि इफ देयर इज नो सेपरेट पेनल्टी गिवन तब, और एक केस हमारा आ जाता है सेग्रीगेट नहीं कर पाए हम सिक्योरिटीज ऑफ क्लाइंट, तो क्लाइंट का सिक्योरिटी आप ऐसे सेग्रेट नहीं कर पाए, तो 1 लाख टू 1 CR। और फिर ये 3 केस, फेलियर टू फर्निश इंफॉर्मेशन रिटर्न, पेनल्टी फॉर फेलियर बाय एनी पर्सन टू एंटर इनटू अग्रीमेंट, एंड फेलियर टू एड्रेस इन्वेस्टर ग्रीवेंसेस 1 लाख पर डे अप टू मैक्सिमम ऑफ 1 CR। मैं आशा करता हूं कि आप थके नहीं और आप मुझसे पहले अभी भी बोल रहे हो यारो, नहीं मुझसे पहले बोलना है। अब आता है बहुत ही बेहतरीन टॉपिक कि अगर मान लो हमने तो कह दिया एक लिमिट दे दी, बट आखिर एक एडजुडिकेटिंग ऑफिसर कैसे डिटरमिन करेगा कि इस लिमिट में से कितना लगाऊं? 5 लाख लगाऊं, 25 करोड़ लगाऊं, कितना लगाऊंगा? तो 3 फैक्टर देखेगा, याद करो वो शक्ल राजू की, द अमाउंट ऑफ डिसप्रपोर्शनेट गेन एंड अनफेयर एडवांटेज द पर्सन हैज गॉटन, सेकंड द अमाउंट ऑफ लॉस्ट कॉस्ट टू इन्वेस्टर और ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स, एंड थर्ड द रिपीटेटिव नेचर ऑफ द डिफॉल्ट। दाऊद भी याद आ जाना चाहिए। फिर आता है कि यार मान लो फाइन लगा दिया हमने, एग्जैक्ट अमाउंट डिसाइड कर दिया, फैक्टर्स के बेसिस पे लगा दिया आप पे 20 करोड़ का फाइन, अरे वो दे ही नहीं रहा, तो हमारा नंगू पंगू क्या कर सकता है? हमारा एडजुडिकेटिंग ऑफिसर क्या कर सकता है? एडजुडिकेटिंग ऑफिसर एक एक करके गायब करेगा। याद करो सबसे पहले क्या गायब होता? सॉरी, उसकी ऑडी गायब हुई थी। सबसे पहले मूवेबल प्रॉपर्टीज, सो अटैचमेंट एंड सेल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, अटैचमेंट ऑफ बैंक अकाउंट, अटैचमेंट एंड सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, देन आदमी को उठा लो, राइट? So arrest of the person in detention in prison, and last appointment of a receiver for the management of movable immovable property.
मैं आशा करूं कि आप मुझसे पहले बोल रहे हो। फिर हमारे स्पेशल कोड के ऊपर कि एक पावर रखी है एससीआरए ने कि अगर उनको कभी भी लगता है तो वो अपने लिए एक स्पेशल कोड बना सकते हैं। स्पेशल कोड क्यों बनेगी? पहला पॉइंट, इसके लेफ्ट साइड पे चार्ट होगा, ये बनेगी फॉर फास्ट डिस्पोजल ऑफ केसेस। स्पेशल कोर्ट will constitute with a single judge will be appointed by central government in concurrence with the chief justice of that particular high court. इसकी क्वालिफिकेशन क्या होगी? दिस पर्सन शुड बी अ सेशन जज और एन एडिशनल सेशन जज। एंड यहाँ पे कौन से प्रोविजंस फॉलो होंगे, कौन सा प्रोसीजर फॉलो होगा? सीआरपीसी। क्लियर है? फिर ये हमारा ड्यू टॉपिक रहा और फिर हम लोग आए यहाँ पे, अजी 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 सुनते हो क्या? अरे सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन रूल्स चालू हो गए 1957 के, इसमें क्या पढ़ा? क्या आप तो ठीक है, मुझे बताओ पहले तो, आप मुझे बताओ कि ये दादा पापा की बात करें या पापा बेटे की? दादा सेंट्रल गवर्नमेंट, पापा रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, बेटे कौन है? छोटी छोटी कंपनीज। अरे आप तो बोल नहीं सकते, मैं ही बोल देता हूं, ये बात करें पापा बेटे की कि अगर किसी भी कंपनी को लिस्ट होना है तो उसको रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज को एप्लीकेशन देनी होगी। एप्लीकेशन के साथ में सारे डॉक्यूमेंट जाएंगे, एमओए जाएगा, प्रोस्पेक्टस की कॉपी जाएगी, बैलेंस शीट की कॉपी जाएगी, 5 साल के अकाउंट्स जाएंगे, शेयर्स जो फॉरफिट किए उसके डिटेल्स जाएंगे, और डिबेंचर्स वगैरह जो भी आप जिनको लिस्ट कराना चाहते हैं उनके डिटेल्स जाएंगे। साथ में इंपॉर्टेंट जो अग्रीमेंट्स है वो भी जाएंगे, वेंडर्स के, प्रमोटर के, अंडरराइटर के, ब्रोकर के, मैनेजिंग एजेंट के, सेलिंग एजेंट के, मैनेजिंग डायरेक्टर के, टेक्निकल डायरेक्टर के, जनरल मैनेजर सेल्स, इन सबके साथ जो आपके अग्रीमेंट हुआ ये भी जाएंगे। स्टॉक एक्सचेंज को लगता है कि आपके एओए में सारे रिक्विजिट क्लॉजेस हैं, और दूसरा योर कंपनी इज कंप्लाइंग विद द मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग रिक्वायरमेंट, तो वो आपको लिस्ट कर देगा। अरे अरे ये मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग क्या होता है? मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग बोले तो आपकी कंपनी के अंदर कम से कम पब्लिक की होल्डिंग कितनी होनी चाहिए। अगर ये डिपेंड करता है आपकी कंपनी की कैपिटल कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? फेस वैल्यू और मार्केट प्राइस? अजी नहीं, ऑफर प्राइस। ऑफर प्राइस याद आ रहा है, डिटेल में डिस्कस किया था रेगुलर बैच में। तो यहां पे ऑफर प्राइस के बेस पे कैलकुलेट होगा। ऑफर प्राइस क्या होता है? जिस प्राइस पे शेयर्स इशू किए गए थे। मान लो शेयर 12 रुपए में, 15 रुपए में इशू किया गया था, तो ऑफर प्राइस उस हिसाब से, उसके हिसाब से कैलकुलेट किया हुआ शेयर कैपिटल आएगा। अगर आपका शेयर कैपिटल है अप टिल 1600 करोड़, 1600 करोड़ तक का शेयर कैपिटल है, तो आप लोग क्या, आपकी कंपनी के अंदर 25% का पब्लिक शेयर होल्डिंग होना मैंडेटरी है। 25% पब्लिक शेयर होल्डिंग मैंडेटरी है। अगर आपकी कंपनी कैपिटल 1600 सीआर से 4000 सीआर के बीच में आती है तो 400 करोड़, 400 करोड़ का पब्लिक शेयर होल्डिंग होना मैंडेटरी है। एंड 4000 करोड़ से ऊपर अगर आपकी कंपनी की मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग, तो यहां पर तो इन केसेस में 10% होना मैंडेटरी मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग। ध्यान रखो, अगर कैपिटल 1600 करोड़ तक है तो 50%, 1600 से 4000 करोड़ है तो 400 करोड़, एंड 4000 करोड़ से ज्यादा है देन 10%। समझना एक चीज, ये अगर आप कहीं और पढ़ेंगे ना तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन मिलेगा। कहीं पे 2 इयर्स, 4 इयर्स, 5 इयर्स, 3 इयर्स ऐसे ईयर्स मिलेंगे कि ये कौन से ईयर्स हैं सर? उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना, उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। आपको सिर्फ 2 टेन्योर ध्यान रखना है। सुनना एक बार, बहुत स्लोली बोल रहा हूं एक बात को। अगर कभी भी किसी कंपनी का 25% से नीचे आ जाता है, क्या करेंगे? डीलिस्ट हो जाएगा। रुको रुको रुको, लॉ कहता है कि अगर आपका कभी 25% से नीचे हो गया ना, तो आप फटाफट इसको ऊपर कर लो। 12 मंथ्स का टाइम दिया कि 12 मंथ्स का टाइम दिया, फटाफट इसको लिमिट में ले लो। 12 मंथ्स का टाइम दिया, इसको फटाफट से लिमिट में ले लो, ये ध्यान रखोगे। तो अगर कभी भी किसी कंपनी का मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग से लिमिट कम हो गई है, मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग से लिमिट कम हो गई है, तो उनको दिया जाता है टाइम पीरियड ऑफ 12 मंथ्स टू गेट इनटू द लिमिट। 12 मंथ्स का टाइम पीरियड दिया जाता है कि लिमिट में हो जाओ। फिर भी नहीं होते हो तो आपको डीलिस्ट कर दिया जाता है। 12 मंथ्स का टाइम पीरियड होता है कि लिमिट के अंदर आ जाओ, ऐसा। बट इतना ज्यादा फोकस नहीं करना है, क्योंकि इसको लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होते हैं। इसको लेकर कंफ्यूजन क्यों होते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूं। कंफ्यूजन इसलिए होते हैं क्योंकि जब अमेंडमेंट आए थे, हर टाइम पे कभी 2 इयर्स का टाइम दिया, कभी 4 इयर्स का टाइम दिया, कभी 3 इयर्स का टाइम दिया, तो इसलिए कंफ्यूजन होता है। तो एज अ स्टूडेंट फॉर यू नथिंग इज रेलेवेंट, दिस 12 मंथ इज रेलेवेंट, बट ये भी इतना ज्यादा, मतलब इतने सालों में कभी एग्जाम में इसके ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट, मतलब इसके ऊपर कोई क्वेश्चन आया ही नहीं है। बट हाँ, फिर भी 12 मंथ्स का अगर आपके नॉलेज के लिए तो काम आएगा। प्रोफेशनल में काम आता है, ये प्रोफेशनल में काम आता है, एग्जीक्यूटिव में तो कभी काम नहीं आता। प्रोफेशनल में भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया कभी, पर प्रोफेशनल में कुछ चीजों के अंदर काम आएगा। छोड़ो, आपके लिमिट क्या है? 25%, 400 करोड़ एंड 10%। 1600 करोड़ तक, 1600 टू 4000, मोर देन 4000। इसके बाद में हम आते हैं टू द लास्ट टॉपिक, डीलिस्टेड ऑफ सिक्योरिटीज। मुझे बताओ कि कब शेयर्स डीलिस्ट कर दिए जाएंगे? अजी कब शेयर्स को डीलिस्ट कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा स्टॉक एक्सचेंज से? कब पापा बेटे को घर से निकाल देंगे? पापा बेटे को तब घर से निकाल देंगे जब घर में क्या हो गया है? अजी घर में क्या हो गया है? घर में मसला हो गया है। अगर घर में मसला हो गया है तो पिताजी बेटे को घर से निकाल देंगे। सो द टॉपिक वी आर रीडिंग इज ऑन व्हाट ग्राउंड्स स्टॉक एक्सचेंज कैन डीलिस्ट एनी कंपनी। तो स्टॉक एक्सचेंज कैन डीलिस्ट एनी कंपनी ऑन दीज ग्राउंड। मेमोरी टेक्निक इज मसला। एम बोले तो मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग वायलेट कर दिया आपने, निकाल दिए जाओगे। आपने एड्रेस गलत दिया है, फॉल्स दिया है, निकाल दिए जाओगे। आपको सस्पेंड कर दिया गया फॉर मोर देन 6 मंथ्स, निकाल दिए जाओगे। आपने लॉ को वायलेट किया है, आपने सेबी एक्ट, डिपॉजिटरी एक्ट, एससीआर या कोई भी रूल्स रेगुलेशन को वायलेट किया है, और उसके अंदर आपके ऊपर अंदर भी था डिटेल में, आपने वायलेट किया और आपको पेनल्टी लग गई है 1 करोड़ या उससे ज्यादा की, या फिर इंप्रिजनमेंट हो गई है 3 इयर्स या उससे ज्यादा की,
तो आपकी कंपनी को डीलिस्ट कर सकते हैं। फिर अगर आपकी कंपनी को 3 साल से लॉसेस हो रहे हैं और आपका नेगेटिव नेटवर्थ है तो भी आपको निकाल सकते हैं। एल से लॉ वायलेट हुआ है और एल से लॉसेस, और लास्ट में ए से आता है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग कि अगर आपकी कंपनी के शेयर्स में ट्रेडिंग भी नहीं हो रही है, ट्रेडिंग इनफ्रीक्वेंटली हो रही है, तब भी आपको निकाला जा सकता है। कैसे हैं आप लोग? आर यू ऑल सेट? आर यू ऑल सेट? चलो, यस 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 पीपल, ये यहां पे हुआ पूरा का पूरा चैप्टर खत्म। वर यू एबल टू स्पीक द एंटायर chapter with me? Were you able to revise the entire chapter? मुझे बताओ. Were you able to revise the entire chapter with me? Were you able to revise the entire chapter with me? Were you able to revise the entire chapter?